अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी सेल्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का जिक्र किया था। उसके अंदर हमने ग्रे-एंजाइम और परफोरिन्स को देखा था। अब ये है कि हमारे पास ग्रे-एंजाइम्स 3 तरह के हो सकते हैं, ए, बी एंड सी टाइप के। तो इसके बाद हमारे पास है फेरोप्टोसिस। तो हमने देखा था पहले नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। इसी तरह जो फेरोप्टोसिस है ये भी प्रोग्राम्ड डेथ है सेल की, और ये आयरन से रिलेटेड होती है। और ये होती है कि आयरन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज जब रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फैट होते हैं या लिपिड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देती है, और जिससे सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है। एपोप्टोसिस का हमने पिछले में लेक्चर में देखा कि उससे किस तरह डेथ होती है। तो फेरोप्टोसिस का थोड़ा सा बताया गया है कि आयरन और ऑक्सीडेटिव स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो उन लिपिड की ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे सेल तबाह हो जाता है। If holes are produced by perforin into cell, then the osmotic pressure will be disturbed. ठीक है, हमने कहा था कि परफोरिन जौन सी है वो होल्स क्रिएट करती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब होल्स क्रिएट होते हैं तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारे पास। जब एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा हमारे पास तो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकेगा, लूज हो जाएगा, जिससे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर है हमारे पास प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। तो इसका ये था, हमने कहा था कि फास और फास एल का इंटरेक्शन होता है, जिससे एपोप्टोसिस ट्रिगर होती है। और एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो कास्केड चेन रिएक्शन में होता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होती है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज क्या है हमारे पास कि वन प्रोटीन ब्रेक अदर प्रोटीन एंड एक्टिवेटेड। प्रोटीलाइटिक क्लीवेज में है कि एक हमारे पास प्रोटीन है, मतलब लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एंजाइम है, वो प्रोटीन को ब्रेक करती है और उसको एक्टिवेट कर देती है, तो ये हमारे पास प्रोटीलाइटिक क्लीवेज आ जाती है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि PD1 और PDL1। हमने इसको पहले पिछली वीडियोस में देखा था कि PD1 और PDL1 हमारे पास पेरिफेरल टॉलरेंस के अंदर आते थे, और ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनहिबिटरी सिग्नल मिलता है टी सेल को, टी सेल की वर्किंग इससे इफेक्ट होती है, तो ये पेरिफेरल टॉलरेंस के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है क्रोनिसिटी। क्रोनिसिटी में क्या होता है, टी सेल एग्जॉस्ट हो जाता है, टी सेल ज़्यादा वर्किंग या ज़्यादा लोड की वजह से थक जाता है। और इसमें क्या है कि टर्मिनल एग्जॉस्शन भी हो सकती है। टर्मिनल एग्जॉस्शन में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ये टर्मिनल एग्जॉस्शन के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पास टी सेल एग्जॉस्शन हो जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो उनसे होते हैं वो मैनेजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। आप इनको टी सेल के मैनेजर भी समझ सकते हैं। ये कंट्रोल करते हैं कि कब जो सा है टी सेल, मतलब कि कब उसने वर्किंग करनी है, कब वो टायर्ड हुआ है, मतलब कि टी सेल अगर टायर्ड हो गया है तो वो कब तक टायर्ड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो सा है ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखते हैं। और जब टी सेल टायर्ड होता है तो उसको, जब उसकी वीकेंड स्टेट होती है, जब वो मतलब कि वीक स्टेट होती है, उसके अंदर उसको लॉक कर देता है। अब टर्मिनल एग्जॉस्शन के अंदर ये होता है कि हम उसको इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए कुछ ट्रीटमेंट दे के, कुछ ड्रग्स दे के हम उसको उसकी एक्टिविटी को रिगेन कर सकते हैं, या फिर उस मतलब कि हम टी सेल की जो इम्यूनिटी है या फंक्शन है उसको हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दोबारा उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इम्यून सेल टायर्ड हो गया तो उसकी जो वीक स्टेट होगी उसके अंदर उसको लॉक कर देंगे। लेकिन फिर मतलब अब ये नहीं कि जो टी सेल है वो हमेशा उसी स्टेट में रहेगा, बल्कि ये इनके पास क्या है, मतलब ये मतलब ऑफर करते हैं टारगेट्स, या फिर ऐसी साइट प्रोवाइड करते हैं कि जब हम कोई इम्यूनोथेरेपी या कोई ड्रग दें या कोई ट्रीटमेंट दें तो वो आगे इन टी सेल्स को एक्टिवेट कर सके या इनकी स्ट्रेंथ को रिगेन कर सके। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इनके अंदर रोल। फिर है टी सेल नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड। जब ठीक है, जब टी सेल क्रोनिक स्टेट में चला जाता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्जॉस्शन। हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं।
अब बात आ जाती है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते क्या हैं। देन दीज आर द लार्ज प्रोटीन्स गेट अटैच टू द प्रमोटर टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हमने ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर में भी देखा कि हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली, और प्रमोटर रीजन जो होता है हमारे पास, वहाँ पे आके ये स्टार्ट, मतलब जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है वहाँ पे प्रमोटर रीजन होता है, उसके साथ आके ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेमेलियन सेल्स हैव इनहेंसर्स। ठीक है, कुछ मोस्टली जो से हमारे पास मेमेलियन सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हमारे पास इनहेंसर्स आते हैं, और मैनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रेजेंट एट इनहेंसर्स। ठीक है, हमारे पास इनहेंसर्स होते हैं, साइलेंसर्स होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो से हैं वो इनके साथ यहाँ पे इनके साथ प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ जुड़े होते हैं। इनहेंसर्स कैन बी एट द प्रोक्सिमल डिस्टेंस और एट द प्रोक्सिमल डिस्टेंस और कैन बी डिस्टल। ठीक है, इनहेंसर्स अब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्या है, प्रमोटर रीजन से पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। when the whole enhancer plus transcription factor load on promoter it cause transcriptional burst। ठीक है, जब इनहेंसर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपस में जब ये जुड़ जाते हैं और प्रमोटर रीजन के ऊपर लोड होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन बर्स्ट बनता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन में हमारे पास टाटा बॉक्स है, ये सारी अलग बातें हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आके टाटा बॉक्स के साथ अटैच होता है। हमारे पास हमने ये देखना है कि प्रमोटर रीजन है, इनहेंसर्स का ये है कि ये या तो नज़दीक भी हो सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जो प्रमोटर रीजन के प्रोक्सिमल डिस्टेंस पे पाए जा सकते हैं या फिर डिस्टल भी होते हैं। अगर ये दूर है तो क्या होता है कि डीएनए लूपिंग कर लेता है, लूप की फॉर्म में मुड़ जाता है, मतलब ये टर्न लेके प्रमोटर रीजन के साथ आके अटैच होता है। तो इस इनहेंसर के साथ फिर आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं, और जब इनहेंसर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दोनों जब प्रमोटर के ऊपर लोड हो जाते हैं तो इसको ये ट्रांसक्रिप्शन बर्स्ट में काज करते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया है। और इसके बाद है इनहेंसर मशीनरी कैन गेट क्लोज टू द प्रमोटर थ्रू बेंडिंग। मैंने भी बात की कि अगर इनहेंसर प्रमोटर रीजन से दूर पाया जाता है या दूर प्रेजेंट है तो वो बेंडिंग के जरिए प्रमोटर रीजन के नज़दीक आ जाएगा और जिससे फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन बर्स्ट बनेगा। इसके बाद है मास्टर रेगुलेशन आती है। मास्टर रेगुलेटर क्या होते हैं, वन फैक्टर कंट्रोल अदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मास्टर रेगुलेशन इस तरह होती है कि जो एक फैक्टर होता है वो दूसरे फैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, तो इस तरह रेगुलेशन हो रही होती है। आप मास्टर रेगुलेटर को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास मेन स्विच होता है। ठीक है, मेन स्विच क्या करता है, जितने भी दूसरे स्विचेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मेन स्विच अगर ऑन है तो दूसरे स्विच भी क्या है, ऑन होंगे, वर्क कर सकते हैं। अगर मेन स्विच बंद है तो फिर दूसरे स्विच भी वर्क नहीं करेंगे। तो सेम इसी तरह होता है कि मास्टर रेगुलेशन के अंदर कि मास्टर रेगुलेशन अगर हो रही है तो फिर जितने भी हमारे पास जीन्स एक्सप्रेशन है उसको ये इफ़ेक्ट करता है। मास्टर रेगुलेशन मतलब कि ये मेन फैक्टर है, अगर ये ऑन है या मतलब ये अगर वर्क कर रहा है तो जीन एक्सप्रेस होंगे, अगर ये नहीं कर रहा तो फिर जीन सुप्रेशन होगी, जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास मास्टर रेगुलेटर का कंसेप्ट है। फिर इनहेंसर्स का हमने पहले देख लिया, इनहेंसर्स आ गए। अब है रिप्रेसर। रिप्रेसर भी इसी तरह पाए जाते हैं प्रमोटर रीजन के, या तो प्रॉक्सिमल डिस्टेंस पे हो सकते हैं या फिर डिस्टल हो सकते हैं, मतलब कि दूर नज़दीक हो सकते हैं, और ये भी लूपिंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास है हॉट ट्यूमर्स और कोल्ड ट्यूमर्स। हॉट ट्यूमर्स के अंदर क्या है, हाई म्यूटेशन होती है, हाई म्यूटेशन है, हाई म्यूटेशन बर्डन, और इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड ट्यूमर में लो म्यूटेशन बर्डन। ठीक है, हाई म्यूटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास न्यू एंटीजन बन सकेगा। न्यू एंटीजन अगर बन गया मतलब कि सेल के अंदर म्यूटेशन हुई, नॉर्मल सेल नहीं रहा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एंटीजन के तौर पे लेगा, या फिर समझ लें कि वो सेल अब एंटीजन बन गया। जब वो एंटीजन बन गया तो वो क्या करेगा, इम्यून ट्रिगरिंग करेगा, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा। और कोल्ड ट्यूमर में होता है कि बहुत कम म्यूटेशन हो रही होती है, तो ये इतना डेंजरस नहीं होता। इसके बाद है इम्यून इन्फिल्ट्रेशन। इम्यून सेल इन्फिल्ट्रेशन ये होती है हमारे पास कि हमारे पास जो इम्यून सेल्स हैं वो टिश्यू के अंदर किस तरह जाते हैं या मूव किस तरह करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे हो रही होती है, और वो किस तरह फिर जाकर मूव करके चले गए हैं
तो फिर वो किस तरह वहाँ पे जाके अपना फंक्शन करते हैं या किस तरह वहाँ पे इन्फेक्शन से बचाते हैं बॉडी को और किस तरह हील करते हैं बॉडी को, तो ये हमारे पास इम्यून इन्फिल्ट्रेशन आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सॉलिड ट्यूमर्स हैं, और सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं वो उनका क्या है, कहा गया है कि वो टफ होते हैं और किल नहीं किए जा सकते। और जो उनसा है कुछ हमारे पास लिक्विड ट्यूमर्स होते हैं। लिक्विड ट्यूमर्स का है कि हम उनको किल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास सॉलिड ट्यूमर हैं वो हमारे पास किल नहीं होते। इसके बाद हमारे पास आता है इम्यून डेजर्ट। इम्यून डेजर्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इम्यून सेल्स नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। इसमें इम्यून डेजर्ट है जिस तरह हमारे ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर सेल के अंदर इम्यून डेजर्ट होता है, मतलब कि उनके अंदर इम्यून सेल नहीं होते, उनके अपने इम्यून सेल्स नहीं होते। जब भी फिर वो इन्फेक्शन काज करते हैं या फिर ट्यूमर के अंदर चेंजिंग आई, ट्यूमर बना, तो अब वो उसके अगेंस्ट इम्यून एक्शन नहीं हो रहा होता क्योंकि इम्यून सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है। और इस केस में ये होता है कि अगर हम कोई ड्रग भी देते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो वो ड्रग भी जाके वर्किंग नहीं कर रही होती क्योंकि इम्यून सेल्स होते ही नहीं प्रेजेंट, वो जाके जो कि ड्रग जाके उनको ट्रिगर कर सके या उनको हेल्प आउट कर सके कि वो इसके अगेंस्ट अपनी एफिशिएंसी शो करें। क्योंकि इम्यून सेल्स है नहीं, इम्यून सेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर दवाई का इफेक्ट ही नहीं होगा। माइग्रेटरी पोटेंशियल ऑफ टी सेल यही है कि टी सेल किस तरह मूव करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, वो किस तरह पहुंचते हैं जहाँ पे कोई किसी टिश्यू पे या कहीं पे कोई डैमेज हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे ये किस तरह पहुंचते हैं। और फंक्शनल पोटेंशियल है कि वो फिर किस तरह वहाँ पे जाके फाइट करते हैं एंटीजन से, जर्म से, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। ये मेडिसिन की वही बात की गई है, व्हेन वी यूज मेडिसिन टू इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन इम्यून डेजर्ट, सो नो चेंज अकर। यहाँ पे आएगा कि कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, चेंज क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे पास इम्यून सेल्स ही नहीं है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो चेंज भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद है, बट इन केस ऑफ इम्यून इन्फिल्ट्रेशन द इम्यून सेल्स get activated if they are not terminally exhausted। ठीक है, इम्यून इन्फिल्ट्रेशन का हमने कहा था कि इम्यून इन्फिल्ट्रेशन में होता है कि इम्यून सेल्स किस तरह मूव कर रहे हैं, टिश्यू तक किस तरह पहुंच रहे हैं या टिश्यू तक उनकी मूवमेंट, इसको हम इम्यून इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इम्यून इन्फिल्ट्रेशन में होता है कि हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं वो उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसके अंदर जो इम्यून सेल्स होंगे वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर वो टर्मिनली एग्जॉस्टेड हैं तो अब वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, चाहे वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे मौजूद हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन है उस जगह पे हमारे पास सेल्स, इम्यून सेल्स मौजूद हैं, लेकिन वो टर्मिनली एग्जॉस्टेड है तो वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो टर्मिनली एग्जॉस्टेड नहीं है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इन विट्रो वी मेक टी सेल so active and increase its functional and migratory potential so that it deal with the micro environment of tumor। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इन विट्रो में करते हैं, क्या करते हैं, टी सेल को में टी सेल बनाते हैं ताकि हमारे पास फंक्शनल और माइग्रेटरी पोटेंशियल इंक्रीज हो सके। ट्यूमर्स के केस में हमने कहा था कि फंक्शनल पोटेंशियल क्या होता है, माइग्रेटरी पोटेंशियल क्या होता है कि वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाएं और वहाँ पे जाके फिर काम भी करें। तो हम टी सेल ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जब ट्यूमर्स के केस में हमारे पास इम्यून डेजर्ट होता है, मतलब कि इम्यून सेल प्रेजेंट ही नहीं होते, तो फिर हम इन विट्रो तैयार करते हैं और फिर उनको हम फिर भेजते हैं ट्यूमर्स के साइट पे। ये जो सा है इसके अंदर डिस्कस किया गया, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।